क्या मोदी जी प्रधानमंत्री पद से रिटायर होने वाले हैं? यदि प्रधानमंत्री जी रिटायर होते हैं तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराधिकारी? क्या गृह मंत्री अमित शाह मोदी जी के उत्तराधिकारी बन सकते हैं या उनकी जगह पर योगी आदित्यनाथ जी उनका पद ग्रहण कर सकते हैं अथवा सत्ता का परिवर्तन वर्तमान गृह करा सकते हैं और राहुल गांधी प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो सकते हैं क्या? क्योंकि एक महीने में घटित सूर्य एवं चंद्र ग्रहण की घटना ने सत्ता परिवर्तन के स्पष्ट संकेत दिए हैं मार्च के महीने में। इसके अलावा 29 मार्च को बने पिशाच योग का परिणाम सत्ता पर कितना नकारात्मक देखने को मिलेगा, यह भविष्य के गर्भ में है। या कोई बेनाम बादशाह बनकर भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाला है अथवा 75 वर्ष की आयु सीमा के बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास के नियम का पालन क्या मोदी जी कर पाएंगे या करेंगे, ये विषय या प्रश्न भविष्य के गर्भ में है। आज हम इन सभी प्रश्नों का ग्रह गोचर के अनुसार विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। मेदिनी ज्योतिष की एक ऐसी शाखा है जो कुंडली के आधार पर व्यक्ति लक्षी न होकर के राष्ट्र लक्षी होकर के किसी भी राष्ट्र या देश के भविष्य, पर्यावरण, जलवायु, बाढ़, तूफान, आंधी, भूकंप और उस देश के शासक के विषय में गंभीरता एवं निष्णांतता के साथ समग्र रूप से विवेचन करता है। मेदिनी ज्योतिष बतलाता है कि प्रत्येक राजा या शासक को देश के सर्वांगीण विकास एवं समृद्धि के लिए मेदिनी ज्योतिष में प्रवीण एवं निष्णांत विद्वान की सलाह के आधार पर ही अपने देश की कार्य योजनाओं को बनाना चाहिए। मेदिनी ज्योतिष में ग्रहों का राशि परिवर्तन, एक दूसरे ग्रह को पीड़ित करना, उन्हीं के आधार पर कार्य योजना का पालन करने का विधान है। अब हम आते हैं आज के मूल विषय पर। वर्तमान में भारत में शासक वर्ग और सत्ताधीश अनेक कारणों से परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार वर्तमान में सत्ताधीशों को ही राजा अथवा प्रजापालक माना गया है। इस समय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के कारण उनको भारत का राजा कहा जा सकता है। मेदिनी ज्योतिष में ग्रहण को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। लेकिन जब कभी भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण घटित होते हैं तो उसके प्रभाव 6 महीने तक उस देश अथवा विश्व पर स्पष्टतः दृष्टिगोचर होते हैं। लेकिन ये ग्रहण तब अधिक घातक रूप धारण कर लेते हैं जब एक मास में या एक पक्ष में दो ग्रहण घटित होते हैं। 14 मार्च 2025 को वर्ष का प्रथम चंद्र ग्रहण भारतीय समयानुसार सुबह 9:29 से प्रारंभ होकर के दोपहर 3:29 तक घटित हुआ था। हालांकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया था। 29 मार्च 2025 को ही एक मास में दूसरा सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से घटित हुआ था। हालांकि यह ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं दिया था। भारतीय समयानुसार यह सूर्य ग्रहण दोपहर 2:21 पर प्रारंभ होकर के शाम के 6:14 तक चला था। वराह मिहिर के अनुसार ग्रहण काल में ऊर्जा का विसर्जन जो होता है वह चरम सीमा तक होता है। इसीलिए यथेष्ट अवधि अर्थात 6 महीने तक इनका प्रभाव किसी राष्ट्र या विश्व में देखने को मिलता है। वर्तमान में जो देश की स्थिति और पूरे विश्व की स्थिति है उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि 6 महीने इन ग्रहणों के सितंबर के महीने में पूर्ण होंगे। तो यदि एक ही महीने में दो ग्रहण पड़ते हैं, एक सूर्य ग्रहण
और एक चंद्र ग्रहण तो राजा का विनाश निश्चित होता है। वर्तमान हालात में आप विश्लेषण करके देखिए, जिसके फलस्वरूप सैन्य द्रोह की स्थिति तथा खूनी संग्राम का वातावरण उत्पन्न होता है। वराहमिहिर जी फिर से कहते हैं कि यदि चंद्र ग्रहण के बाद पक्ष के अंत में सूर्य ग्रहण पड़े तो जनता उपद्रवी और अनुचित व्यवहार करने वाली बनेगी तथा दंपत्तियों में भी अनबन की स्थिति बनती है। उपरोक्त ग्रहण द्वय के स्पष्ट प्रभाव देश की जनता में स्पष्टतः दिखाई दे रहे हैं। पति पत्नी के आपसी विवाद आजकल सुर्खियों में छाए हुए हैं, जैसे मेरठ का मुस्कान का मामला, मध्य प्रदेश का सोनम वाला मामला। इसके अलावा अनेकों ऐसे ही मामले रोज मीडिया में, अखबारों में, टीवी में आ रहे हैं। अब हम आपको देश के राजा पर पड़ने वाले इन ग्रहण द्वय के प्रभाव के बारे में बताते हैं। 14 मार्च एवं 29 मार्च को दो ग्रहण एक ही मास में घटित हुए। उसके ठीक 25 दिन के बाद ही पहलगाम की घटना घटी, जिसमें लगभग 26 लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा और देश के राजा को बदनामी का सामना करना पड़ा और मोदी जी की स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर पड़ने लगी। इस घटना के परिणाम स्वरूप भारत को स्ट्राइक करनी पड़ी और पता नहीं किन कारणों से मोदी जी को सीज फायर भी करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप मोदी जी के विरुद्ध देश में एक जन आक्रोश पनपने लगा। अब हम आते हैं 29 मार्च 2025 को मीन राशि में बनने वाले पिशाच योग के बारे में। उसका क्या प्रभाव होगा? सूर्य, राहु और शनि के अद्भुत संयोग के कारण यह योग 29 मार्च को बना और देश के सत्ताधीशों के विरुद्ध आंतरिक रूप से असंतोष पनपने लगा और भारत की वित्तीय स्थिति खराब होने लगी। इतना ही नहीं, भाजपा के अंदर भी विद्रोह की चिंगारी सुलगने लगी, जिसकी आंच और तपन से मोदी जी अपने आप को बचाने में अक्षम से नजर आ रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि 9 मई 2025 को ग्रहों में एक अद्भुत संयोग बन गया है। स्वतंत्र भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है। वृषभ लग्न के चौथे भाव में सिंह राशि है, जिसमें केतु प्रवेश कर गया है 9 मई को, तथा दसम भाव में कुंभ राशि है, जिसमें राहु 9 मई से संचार कर रहा है। जिसके अनुसार भारत की कुंडली में 6-10-4-10 के एक्सिस में राहु केतु का गोचर यह बतला रहा है कि चौथा घर, जो कि मेदिनी ज्योतिष के अनुसार आंतरिक सुख, प्रजा और देश की समृद्धि का माना जाता है, इस भाव से भूमि, खनिज, गंदी बस्तियां, झुग्गी झोपड़ियां, विरोधी दल, सिंहासन, लोकतांत्रिक गतिविधियां और राजनीति के विषय में विचार किया जाता है। यही कारण है कि 9 मई 2025 के बाद से विपक्षी राजनीति देश पर हावी होती चली जा रही है। झुग्गी झोपड़ियों का दिल्ली में टूटने का जो कारण है वो इसी से जोड़कर देखा जा सकता है। सत्ता वर्ग अथवा राजा कमजोर होता जा रहा है, जिसके कारण ऐसा महसूस हो रहा है कि मोदी जी के लिए सत्ता टेढ़ी होती चली जा रही है और उनको निकट भविष्य में अपने पद से त्याग पत्र भी देना पड़ सकता है। उसके लिए अनेक कारण हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त 13 जून 2025 से देवगुरु बृहस्पति भी अस्त हो चुके हैं, जिसके कारण राजा की कुर्सी पर संकट आसन्न दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके अलावा एक और भयंकर युति दो ग्रहों के बीच 4-10 के एक्सिस में बन चुकी है। यह युति 5 जून 2025 को भारत की कुंडली के चौथे भाव में बन रही है। मंगल एवं केतु के बीच बनने वाली यह युति एनडीए के लिए घातकता दिखाने में पुरजोर कोशिश करने वाली है, जिसके कारण एनडीए में फूट की संभावना से या टूट फूट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। केतु को मौत का स्टार माना जाता है, जबकि मंगल को हिंसा, विनाश और युद्ध का कारक ग्रह माना जाता है। 5 जून के बाद ही ईरान और इजराइल का युद्ध 13 जून को प्रारंभ हुआ। हालांकि भारत का इसमें कोई हस्तक्षेप किसी भी प्रकार का नहीं था, किंतु अपरिहार्य कारणों से मोदी जी की प्रतिष्ठा के ऊपर इस युद्ध के कारण संकट के बादल घिरते हुए दिख रहे हैं। उनकी स्थिति और काफी कमजोर होती हुई दिख रही है।
इसके अलावा मोदी जी सितंबर के महीने में 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हैं। यह उनका स्वयं का ही बनाया हुआ नियम है कि 75 वर्ष की आयु के बाद भाजपा में कोई भी राजनेता सक्रिय राजनीति नहीं कर सकता है। इसके अलावा 5 जून 2025 को मंगल ग्रह शनि ग्रह को पीड़ित कर रहा है, जिसका प्रभाव मोदी जी की कुर्सी पर स्पष्टतः दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि मोदी जी के स्थान पर कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होकर के उनका उत्तराधिकारी बनने वाला है। इनमें सबसे पहला नाम आता है गृह मंत्री अमित शाह जी का। किंतु अमित शाह जी की कुंडली में वर्तमान में प्रधानमंत्री बनने का कोई भी योग दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। दूसरे नंबर पर मोदी जी के उत्तराधिकारियों में नाम आता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, लेकिन उनकी कुंडली भी स्पष्ट इशारा कर रही है कि उनका नाम आगे आते ही एक बहुत बड़ा धड़ा एनडीए से पृथक हो जाएगा, जिसकी संभावना हम पहले ही इस वीडियो में व्यक्त कर चुके हैं ग्रहों के आधार पर। तीसरा नाम आता है राहुल गांधी, लेकिन उनकी कुंडली में भी अभी प्रधानमंत्री बनने का कोई योग दूर दूर तक नजर नहीं आता है। यानी कि मोदी जी का उत्तराधिकारी कोई ऐसा राजनेता बनने की ओर सितारा इशारा कर रहे हैं जो किसी की नजर में अभी तक नहीं है, उसका कोई अभी नाम भी नहीं लिया जा रहा। यह राजनेता अकस्मात ही प्रकट होकर के मोदी जी का उत्तराधिकारी बन जाएगा। आगे आगे देखिए, बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन निकट भविष्य में निश्चित ही होने वाला है। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि मोदी जी यदि रिटायर होते हैं तो उनके उत्तराधिकारी कौन बन सकता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य अवगत कराएं कि आपको मोदी जी का उत्तराधिकारी कौन राजनेता नजर आता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें। बोलिए जय श्री राम।